यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के रणभूमि चैनल। महाराष्ट्र के पालघर जिले में हाल ही में हुई ऑयलियम गैस रिसाव की घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर ये गैस रिसाव कैसे हुआ, इसका लोगों और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा और ये घटना परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम पालघर ऑयलियम गैस रिसाव घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य और जीके पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। दोस्तों, स्वागत है आज के इस गहन विश्लेषण के सत्र में। जब भी किसी इंडस्ट्रियल इलाके से गैस लीक की खबर आती है तो अमूमन हमारी नज़र बस इस बात पर जाती है कि भाई घटना कहाँ हुई और कितने लोग प्रभावित हुए। हाँ, अक्सर लोग बस आंकड़े देखकर आगे बढ़ जाते हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ वो सतही जानकारी देना नहीं है। आज मैं और मेरे साथी इस घटना का एक पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करने वाले हैं। 360 डिग्री का मतलब है कि हम इस घटना की 3 अलग-अलग परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हम इसके वैज्ञानिक पहलू को समझेंगे कि आखिर यह गैस इतनी खतरनाक क्यों है। फिर हम प्रशासनिक स्तर पर हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को डिकोड करेंगे। और अंत में इसके विधिक यानी जो कानूनी ढांचा है उस पर बात करेंगे। जी, जो लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सामान्य ज्ञान में गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए इन तीनों दृष्टिकोणों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर बुनियादी तथ्यों से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो घटना 2 मार्च 2026 की दोपहर को हुई थी। जगह थी महाराष्ट्र के पालघर जिले का तारापुर MIDC क्षेत्र, जिसे हम बोईसर के नाम से भी जानते हैं। एकदम सही। और जिस औद्योगिक इकाई से ये रिसाव हुआ उसका नाम है भागोड़िया केमिकल्स लिमिटेड। और यहाँ वातावरण में जिस गैस का रिसाव हुआ वो थी ओलियम गैस। ओलियम गैस। जब हम विज्ञान की किताबों में ओलियम के बारे में पढ़ते हैं तो इसे बहुत ही खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम इसके रासायनिक पहलू को ही समझें कि आखिर ये ओलियम गैस है क्या भला। देखिए, ओलियम गैस की प्रकृति को समझना सच में सबसे पहला और अहम कदम है। वैज्ञानिक भाषा में इसे धूम्र सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जी हाँ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। नाम से ही पता चलता है कि यह धुआं छोड़ने वाला तेजाब है। अगर इसके रासायनिक संयोजन को देखें तो यह मूल रूप से सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक बहुत गाढ़ा रूप है। मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 गैस को मिलाया या घोला जाता है, तब जाकर ओलियम बनता है। तो इसका रासायनिक सूत्र H2S2O7 हो जाता है। बिल्कुल सही। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड पहले से ही इतना खतरनाक होता है, ये उसका भी एक सुपरचार्ज या अतिरिक्त सांद्र रूप है। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी सांद्रता की वजह से इसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। वो कैसे? जब ओलियम गैस हवा में लीक होती है और हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों या नमी के संपर्क में आती है तो एक भयानक प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान में इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में समझे तो ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर आप खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई में अचानक से पानी की कुछ बूंदें डाल दें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जिस तरह से वो तेल एकदम से छिटकता है और अत्यधिक गर्मी पैदा करता है, ओलियम के साथ भी हवा की नमी मिलते ही कुछ ऐसा ही भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बस फर्क यह है कि यहाँ तेल नहीं बल्कि खतरनाक तेजाब है जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण न सिर्फ अत्यधिक गर्मी पैदा होती है बल्कि हवा में एक बहुत ही जहरीला धुआं फैल जाता है, जो कि सफेद रंग का होता है। जी, सफेद और बहुत घना। और जब कोई व्यक्ति उस प्रभावित हवा में सांस लेता है तो वो वास्तव में हवा के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के सूक्ष्म कणों को अपने फेफड़ों के अंदर खींच रहा होता है। बाप रे! हमारे शरीर के अंदर गले में और फेफड़ों में भी तो नमी होती है ना। हाँ, बिल्कुल होती है। तो जब ये गैस अंदर जाती है तो शरीर के अंदर भी वैसी ही खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगती है। इसीलिए ये सांस लेने के लिए अत्यंत जहरीली मानी जाती है। ये वैज्ञानिक कारण सुनकर ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी विज्ञान की वजह से घटना वाले दिन का मंजर इतना डरावना था। जैसे ही गैस हवा के संपर्क में आई, उसने तुरंत ही सफेद धुएं का एक बहुत घना बादल बना लिया। और उस दिन परेशानी को और बढ़ा दिया तेज हवाओं ने। बिल्कुल,
हवा के बहाव के कारण यह जहरीला धुआं फैक्ट्री की चारदीवारी से निकलकर आसपास के रिहायशी इलाकों में बहुत तेजी से फैल गया। मौसम की भूमिका ऐसी दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी होती है। हवा की गति और दिशा ही तय करती है कि खतरा कितने बड़े इलाके तक फैलेगा। और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर तुरंत दिखने लगा था। जो लोग इस धुएं के संपर्क में आए उनकी आंखों में बहुत ही गंभीर जलन होने लगी, गले में तेज खराश की शिकायतें आने लगीं और सबसे बड़ी समस्या थी सांस लेने में तकलीफ। जैसा कि अभी हमने समझा कि लोग असल में तेजाब के कणों को सांस के जरिए अंदर ले रहे थे, तो गले और फेफड़ों का जलना स्वाभाविक था। लेकिन इन तमाम खौफनाक हालात के बीच एक बहुत बड़ी राहत की बात ये रही कि इस पूरी घटना में किसी भी तरह की कोई बड़ी जनहानि या मृत्यु नहीं हुई। इतनी जहरीली गैस और इतना घना बसा हुआ इलाका, इसके बावजूद जानमाल का नुकसान ना होना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। बिना किसी जनहानि के इस आपदा से बाहर निकल आना कोई अपने आप में हुआ चमत्कार नहीं था। जी, इसका पूरा श्रेय प्रशासन के तुरंत और बहुत ही सुनियोजित निकासी अभियान यानी इवैक्यूएशन ऑपरेशन को जाता है। बिल्कुल, प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। जैसे ही गैस के फैलने की सूचना मिली, प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 2600 स्थानीय लोगों को समय रहते वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 2600 लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक गैस का बादल तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा हो और ऐसे में हजारों लोगों को बिना किसी भगदड़ के सुरक्षित निकालना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होती है। और सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव आंकड़ा 1600 स्कूली छात्रों का भी है। जी हाँ। पास के स्कूलों में जो बच्चे मौजूद थे उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चे ऐसी रासायनिक आपदाओं के प्रति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका सुरक्षित रेस्क्यू होना इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता थी। और ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब एक बेहतरीन बहु एजेंसी समन्वय देखने को मिला, जिसे हम मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बहु एजेंसी समन्वय यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है। किसी एक विभाग के बस की ये बात नहीं थी। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन टीम ने मिलकर काम किया। सबकी अपनी अपनी स्पष्ट भूमिका थी। बिल्कुल, जहां फायर ब्रिगेड धुएं को कम करने और स्रोत को नियंत्रित करने में लगी थी, वहीं पुलिस लोगों की भीड़ को संभालने और इवैक्यूएशन रूट क्लियर करने में जुटी थी। और एनडीआरएफ जैसी विशेषज्ञ टीम की मौजूदगी ने इस पूरे ऑपरेशन को तकनीकी रूप से सही दिशा दी। और इसके साथ ही प्रशासन ने सिर्फ बचाव तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। घटना के तुरंत बाद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जी, मैंने भी पढ़ा कि स्थानीय पुलिस ने इस पूरी लापरवाही के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आधिकारिक जांच शुरू हो गई है। बीएनएस के तहत मामला दर्ज होने का मतलब है कि इसे सिर्फ एक अनचाही दुर्घटना मानकर फाइल बंद नहीं की जाएगी, मतलब जिम्मेदारी तय की जाएगी। बिल्कुल। इसके पीछे जो आपराधिक लापरवाही हुई है, कंपनी ने सुरक्षा मानकों को कैसे नजरअंदाज किया, इन सब की जवाबदेही तय की जाएगी। जवाबदेही तय करना बहुत आवश्यक है। जब भी ऐसे खतरनाक रसायनों से जुड़ी कोई दुर्घटना होती है तो कानूनी जांच का महत्व सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कंपनियां बचने के लिए किसी तकनीकी खराबी या निचले स्तर के कर्मचारियों पर दोष मढ़ने की कोशिश करती हैं। यही वो बिंदु है जहां हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। तो क्या भारत में जब भी औद्योगिक गैस रिसाव की बात आती है तो कानूनी ढांचा कंपनियों को आसानी से बचने देता है? बिल्कुल नहीं। 1985 का एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है जो सीधे तौर पर आज की इस पालघर घटना से जुड़ता है। आप श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स वाले मामले की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 1985 का दिल्ली ओलियम गैस रिसाव का मामला। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय न्यायपालिका और पर्यावरण कानून के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। क्या हुआ था उस वक्त? दिसंबर 1985 में दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित श्रीराम कारखाने में भी बिल्कुल इसी ओलियम गैस का भारी रिसाव हुआ था। बिल्कुल यही गैस? हाँ। उस घटना के बाद जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई उसे हम MC मेहता बनाम भारत संघ मामले के रूप में जानते हैं। इस एक ऐतिहासिक मामले ने भारत में खतरनाक उद्योगों की जवाबदेही की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मुझे याद आ रहा है, इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा कानूनी सिद्धांत पेश किया था, जिसे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत या एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहा जाता है। एकदम सही।
ये सिद्धांत इतना सख्त है कि इसने कंपनियों के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसे अगर हम बहुत ही सरल भाषा में एक उदाहरण के साथ समझें, मान लीजिए आपने अपने घर में कोई खतरनाक जंगली जानवर पाला हुआ है। जी। कल को अगर वो जानवर पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है और किसी पड़ोसी को घायल कर देता है, तो आप अदालत में ये दलील नहीं दे सकते कि मैंने तो पिंजरे में बहुत मजबूत ताला लगाया था, मेरी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं दे सकते। कानून कहेगा कि जानवर आपका है, खतरनाक है, इसलिए उससे होने वाले किसी भी नुकसान की 100% जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत खतरनाक रसायनों का व्यापार करने वाली कंपनियों पर हूबहू यही नियम लागू करता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। इसी को अगर हम कानूनी भाषा में समझें तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खतरनाक सामग्री से निपटने वाली किसी भी कंपनी की जिम्मेदारी पूर्ण और गैर हस्तांतरणीय होती है। गैर हस्तांतरणीय यानी एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल। जी। गैर हस्तांतरणीय का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी का हस्तांतरण किसी और पर नहीं कर सकते। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि गैस तो ठेकेदार की गलती से लीक हुई या पाइप बनाने वाली कंपनी का पाइप खराब था। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। कंपनी अगर खतरनाक रसायनों से मुनाफा कमा रही है तो उससे जुड़े हर जोखिम की अंतिम जिम्मेदारी उसी की होगी। और इस सिद्धांत का जो सबसे अहम और कठोर हिस्सा है वो है कोई अपवाद नहीं का नियम, यानी नो एक्सेप्शंस। जी। मुआवजे के मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। यदि रिसाव से किसी की जान जाती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो कंपनी को हर हाल में हर्जाना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि कंपनी ये तर्क नहीं दे सकती कि उन्होंने सुरक्षा के सारे अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए थे या दुर्घटना किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई। सुरक्षा उपाय किए हों या न किए हों, अगर गैस लीक हुई है और नुकसान हुआ है तो आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा। और यही एब्सोल्यूट लायबिलिटी आज 2026 में पालघर के भगोड़िया केमिकल्स लिमिटेड पर भी पूरी तरह से लागू होती है। अगर जांच में लोगों के स्वास्थ्य या पर्यावरण को हुआ कोई भी नुकसान सामने आता है तो कंपनी को इस पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के तहत हर्जाना भरना ही होगा। कानून के नजरिए से देखा जाए तो पूर्ण दायित्व का ये सिद्धांत बहुत ही मजबूत और सख्त है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चिंता और एक कड़वा सच सामने आता है। वो क्या? जब कानून में नो एक्सेप्शंस जैसा सख्त नियम है, तो फिर इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? अगर हम सिर्फ इसी पालघर और तारापुर बोईसर क्षेत्र का रिकॉर्ड देखें तो एक बहुत ही डरावना और चिंताजनक पैटर्न नजर आता है। ये मार्च 2026 में हुआ ओलियम रिसाव इस इलाके की कोई इकलौती घटना नहीं है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पैटर्न वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। अभी कुछ ही महीने पहले जनवरी 2026 में इसी तारापुर बोईसर क्षेत्र की एक दूसरी फार्मास्यूटिकल यूनिट में नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ था। जी, नाइट्रोजन गैस लीक। और दुर्भाग्य से उस घटना का अंत ओलियम रिसाव जैसा राहत भरा नहीं था। जनवरी के उस नाइट्रोजन गैस रिसाव की दुर्घटना में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही दुखद था। अब आप सोचिए, एक ही औद्योगिक क्षेत्र में मुश्किल से 2 महीने के अंतराल पर 2 अलग-अलग गैसों के बड़े रिसाव हो जाना, ये महज कोई संयोग नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब इस तरह की घटनाएं एक ही इलाके में बार बार दोहराई जाती हैं तो उसे हम सिर्फ एक दुर्घटना नहीं कह सकते। ये सीधे तौर पर एक बड़ी प्रणालीगत विफलता यानी सिस्टमिक फेलियर को दर्शाता है। प्रणालीगत विफलता, इसका मतलब है कि सिस्टम ही खराब हो चुका है। बिल्कुल। प्रणालीगत विफलता का मतलब है कि यह किसी एक कर्मचारी की गलती या एक मशीन की खराबी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो सुरक्षा सिस्टम है वो खोखला हो चुका है। महाराष्ट्र का ये जो पूरा रासायनिक बेल्ट है, वहां औद्योगिक सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ कंपनियों ने सुरक्षा ऑडिट, उपकरणों के रखरखाव और आपातकालीन प्रोटोकॉल को बस कागजों तक ही सीमित कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे उठाना पड़ता है? वहां आसपास रहने वाली उस स्थानीय आबादी को, जिनका इन फैक्ट्रियों के मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। उनके स्वास्थ्य पर, उनके पर्यावरण पर लगातार एक मौत का साया मंडरा रहा है। आप रोज सुबह उठते हैं और आपको नहीं पता कि आज हवा में कौन सा नया रसायन घुला होगा। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि आगे के रास्ते पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सिर्फ दुर्घटना होने के बाद मुआवजा दे देना या एफआईआर दर्ज कर लेना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आगे के रास्ते के रूप में सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है हमारे विनियामक तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना।
विनियामक तंत्र यानी रेगुलेटरी मैकेनिज्म? जी, जो एजेंसियां इन कंपनियों को लाइसेंस देती हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनके प्रदूषण और सुरक्षा मानकों की जांच करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी सख्ती से निभानी होगी। बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण होने चाहिए। बिल्कुल, सरप्राइज इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ पूर्ण दायित्व के उस सिद्धांत को सिर्फ किताबों से निकालकर जमीन पर भी बेहद सख्ती से लागू करना होगा। जब तक इन डिफॉल्टर कंपनियों के मन में ये खौफ नहीं बैठेगा कि सुरक्षा में की गई एक छोटी सी कंजूसी उन्हें आर्थिक और कानूनी रूप से पूरी तरह तबाह कर सकती है, तब तक शायद वे इन सुरक्षा मानकों को गंभीरता से नहीं लेंगी। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। एक गैस रिसाव होने के बाद 2600 लोगों को सुरक्षित निकाल लेना प्रशासन की सफलता जरूर है, लेकिन वो रिसाव होने ही ना देना वो असली औद्योगिक सफलता होनी चाहिए। बिल्कुल 100% की बात कही आपने। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि जब पूर्ण दायित्व का कानून इतना सख्त है, फिर भी ऐसी दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या कंपनियों के लिए सुरक्षा पर खर्च करने के बजाय दुर्घटना के बाद मुआवजा देना ज्यादा आसान हो गया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पालघर गैस लीक इंसिडेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जीके जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही करंट अफेयर्स और जीके से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जी।